हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूटेशन के प्रकार, उत्परिवर्तन के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो आज का पूरा क्लास हमारा जीन म्यूटेशन पर होने वाला है, यानी जीन उत्परिवर्तन पर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो को जरूर देखना है, कहीं जाना नहीं है। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले इसे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। सबसे पहले जीन उत्परिवर्तन के परिभाषा को सबसे पहले क्या किया जाए, लिखा जाए। तो देखिए, इसकी परिभाषा को हम लिखते हैं। देखिए, जीन उत्परिवर्तन कहते किसे हैं, तो वह उत्परिवर्तन जो जीन के क्षार युग्म में बदलाव के कारण, जीन के क्षार युग्म में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैं आपके सामने लिख दूं। तो देख लीजिए, वह उत्परिवर्तन जो जीन के क्षार युग्म में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी सीधा समझना है कि जीन के क्रम में बदलाव आ रहा है, जीन के क्रम में बदलाव आ रहा है। तो जीन के क्रम में बदलाव आने का मतलब जीन के क्षार युग्म में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्पन्न होते हैं तो क्या कहलाता है, वो जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया? तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ गया, क्षार युग्म, जिसको हम लोग बेस पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस पेयर भी बोलते हैं। चलिए, इस बेस पेयर को बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और इसको जीन परिवर्तन के बारे में कुछ और बता दूं। तो देखिए बेस पेयर, अगर एक बेस पेयर में बदलाव हो, एक क्षार युग्म में अगर क्या होता है, बदलाव होता है, एक क्षार युग्म का बदलाव होता है, तो उसे हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जीन उत्परिवर्तन भी जो देख लीजिए, जीन उत्परिवर्तन जो भी है इसके भी प्रकार होते हैं। जीन उत्परिवर्तन जो है इसके भी बदलाव होते हैं। एक होता है बिंदु उत्परिवर्तन। क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। कहने का मतलब जब क्या हो कि एक बेस पेयर का बदलाव हो, एक बेस पेयर का, यानी एक क्षार युग्म में बदलाव आ जाए, तो बिंदु उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, और एक से ज़्यादा यदि क्षार युग्म में बदलाव आ जाए, वो भी बिंदु उत्परिवर्तन ही कहलाता है। सुनिएगा इस बात को, एक या एक से ज़्यादा क्षार युग्म में बदलाव आ जाए, जीन के क्रम में बदलाव आ जाए, तो वो बिंदु परिवर्तन ही कहलाता है। एक से ज़्यादा में भी वो बिंदु परिवर्तन ही कहलाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में, अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि एक बेस पेयर का ही बदलाव आता है। तो इसीलिए हम लोग एक बेस पेयर के बदलाव को ही बिंदु परिवर्तन, उत्परिवर्तन कह रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक होता है, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है फ्रेम बदल जाता है। अब ये फ्रेम क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत जल्द बताने वाला हूँ। सीधा अभी समझिए कि इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा डीएनए के फ्रेम में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। डीएनए का फ्रेम या तो आगे चला जाता है या तो पीछे चला आता है। बस इतना समझ लीजिए अभी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये बिंदु उत्परिवर्तन भी जो है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, एक को बोलते हैं ट्रांजिशन, और एक को बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन। उसी तरह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी दो कारणों से हो सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं डिलीशन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग इंसर्शन। इंसर्शन, ठीक है, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। थोड़ा सा आपको पहले हम क्षार युग्म के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। देखिए, जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। याद रखिएगा, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक को हम लोग कहते हैं कि एक अगर 3 से 5 प्राइम है, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंडेड होता है, मतलब उसमें एक ये स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड। अगर एक 3 से 5 वाला है तो दूसरा 5 से 3 वाला स्ट्रैंड है, और ये दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। अब ये कैसे होता है, इस बात को समझिएगा। देखिए, इस डीएनए स्ट्रैंड पर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग, ये तो समझ आ गया, 3 से 5 और 5 से 3 है ना, दो स्ट्रैंड है इसमें, है ना, कुछ इस तरह का होता है डीएनए। आप लोग देखते होंगे फिगर सब में,
एक मिनट, कुछ इस तरह से होता है। एक 3 से 5 है तो देख लीजिए 3 से 5 है, 3 से 5 है तो दूसरा 5 से क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। डबल स्ट्रैंडेड है, इस तरह से 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, 3 से 5, 5 से 3। समझ में आ रहा है? तो ये डीएनए हो गया। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजीनस बेस बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार है ना, नाइट्रोजीनस बेस बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। अच्छे समझना है, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। मैंने क्या कहा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक 3 से 5 है तो दूसरा 5 से 3 हो जाएगा। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। कैसे होते हैं अभी पता चलेगा आपको। ये न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नाइट्रोजीनस युक्त क्षार, है ना, नाइट्रोजीनस बेस होते हैं। वो या तो प्यूरिन हो सकते हैं या तो पिरिमिडीन हो सकते हैं। प्यूरिन में भी 2 तरह का होता है, ये 2 तरह का क्षार होता है। एक होता है थायमिन, ठीक है, एक होता है प्यूरिन में थायमिन और दूसरा होता, सॉरी थायमिन नहीं, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, एडेनिन। ठीक है, प्यूरिन में कौन सा होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। ये 2 तरह के क्षार होते हैं प्यूरिन के अंदर। और पिरिमिडीन में भी क्या होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम डीएनए में पढ़ रहे हैं तो डीएनए में 2 ही तरह का मिलता है हमें, तो उसकी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, थायमिन एंड क्या मिलेगा इसके जगह पे, मतलब और साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन को हम लोग ए से, गुआनिन को हम लोग जी से, थायमिन को हम लोग टी से और साइटोसिन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीएनए के अंदर आपको ये 4 अलग अलग तरह के क्षार मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलेंगे। अब क्षार युग्म क्या होता है इस चीज़ को देखिए। अब देखिए होता क्या है कि ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। अगर यहाँ पर क्या है, और एक चीज़ आपको मैं बता ही दूँ, देखिए एडेनिन जब भी जुड़ेगा तो थायमिन से जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर अगर एडेनिन है तो उसके सामने में थायमिन ही होना चाहिए, है ना। और ये दोनों डबल बॉन्ड से इस तरह से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से इस तरह से ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। उसी तरह से गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर पक्का है कि क्या आने वाला है, थायमिन आने वाला है। इसमें कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर गुआनिन है तो पक्का है यहाँ साइटोसिन है। अगर यहाँ साइटोसिन है तो पक्का है कि यहाँ क्या आएगा, गुआनिन आएगा। अगर यहाँ थायमिन है तो पक्का है कि यहाँ एडेनिन आएगा, क्योंकि इस तरह से ये क्या बनते हैं, 2 क्षार एडेनिन और थायमिन मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एक क्षार युग्म बना रहे हैं। तो ये एक क्षार युग्म है, एक बेस पेयर है। क्लियर हो गया, एक क्षार युग्म है। समझ में आ गया, क्षार युग्म क्या होता है। डीएनए होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नाइट्रोजनस युक्त क्षार होता है। ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन आता है, पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन आता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है। इसीलिए अगर एक स्ट्रैंड पर एडेनिन आ रहा है तो दूसरे पर 100% क्या आएगा, थायमिन आएगा। एक पर गुआनिन आ रहा है तो दूसरे पर साइटोसिन आएगा, एक पर साइटोसिन है तो दूसरे पर गुआनिन आएगा। इसके अनुसार एक पर थायमिन है तो दूसरे पर क्या आएगा, एडेनिन आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन प्यूरिन है और थायमिन क्या है, पिरिमिडीन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ कोई प्यूरिन आएगा तो दूसरे तरफ क्या आएगा, दूसरा पिरिमिडीन आएगा। एक स्ट्रैंड पर अगर कोई प्यूरिन क्षार है तो दूसरे स्ट्रैंड पर कोई पिरिमिडीन क्षार आएगा। देख सकते हैं आप, देख लीजिए यहाँ से एडेनिन और गुआनिन, ये एक प्यूरिन और इस तरह से आ रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ से। तो इस तरह का क्या होता है, डीएनए का स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक युग्म क्षार हो गया। अब इसी युग्म क्षार में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। ये दूसरा युग्म क्षार, तीसरा, चौथा, 4 क्षार युग्म है यहाँ पर, 4 बेस पेयर है। तो जो जीन उत्परिवर्तन जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, ये एक बेस पेयर के बदलाव के कारण होता है। मतलब किसी एक बेस पेयर, कोई भी एक बेस पेयर में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। ये बेस यहाँ से हट जाए। क्या क्या हो सकता है, देखिए, या तो ये बेस यहाँ से हट जाए, या तो एक नया बेस यहाँ पर आ जाए, है ना। अगर कोई नया आ गया यहाँ पर, कोई अगर नया आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन। अगर एक हट गया इसमें, इसी में से कोई गायब हो गया तो उसको बोलते हैं डिलीशन।
इसके कारण क्या होता है, फ्रेम का शिफ्ट होता है ना। ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है, फ्रेम कभी आगे चल जाएगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट, और या तो नहीं तो कभी क्या हो जाएगा कि पीछे आ जाएगा, इसको बोलेंगे निगेटिव फ्रेम शिफ्ट। अभी समझेंगे हम लोग, इसको अलग से पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। तो ये डिलीशन और इंसर्शन के कारण इस फ्रेम का 5 प्राइम और 3 प्राइम, 3 से 5 या 5 से 3 वाले फ्रेम में क्या होता है, बदलाव आता है। कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। इंसर्शन और डिलीशन के कारण ऐसा होता है, इसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। और बिंदु उत्परिवर्तन में क्या है कि सीधा क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। यहाँ पर ग्वानिन है तो मान के चलो कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर साइटोसिन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये ग्वानिन आ गया। तो पहले कुछ और था बेस पेयर का क्रम, अब कुछ और है। तो इसके बदलने से, अगर एक क्रम बदल गया तो इसके बदलने से क्या हो जाएगा कि जो नया तरह का एंजाइम बनने लगेगा, तो नया तरह का गुण दिखने लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, जो जीन होते हैं, ठीक है, वो 3 से मिलकर बनते हैं। देखिए एक जीन, ठीक है, सॉरी जीन, ये गलती हो गया मेरे से, एक जीन नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। मतलब 3 बेस मिलकर क्या करते हैं, एक कोडोन बनते हैं, याद रखना है। 3 बेस मिलकर, जैसे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये 3 बेस मिलकर हमेशा क्या होता है, ये इसको कोडोन कहते हैं। और ये क्या करता है, ये किसी खास तरह के प्रोटीन के लिए गाइड करता है, किसी खास तरह के प्रोटीन को बुलाता है ना। अगर ATC है तो मान के चलो कि प्रोटीन A को बुला रहा है, अगर CGT रहेगा तो ये प्रोटीन दूसरे तरह के प्रोटीन को बुलाएगा, प्रोटीन B मान के चलो। तो हर एक कोडोन जो है, जो 3 बेस पेयर से मिलकर बनता है, 3 क्षार से बनकर मिलकर बनता है, ये एक खास तरह के प्रोटीन को बुलाता है, खास तरह के प्रोटीन को गाइड करता है। तो अगर क्या हो जाएगा, अगर इसमें चेंज आ जाए, इस बेस पेयर में, इस क्षार में चेंज हो जाए, अगर एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है। तो अगर हमने यहाँ पर अगर ग्वानिन रख दिया तो पक्का है कि ये भी बदल जाएगा, ये साइटोसिन हो जाएगा। तो बदला तो एक ही बेस, लेकिन इसके कारण क्या हो गया, ये दोनों के दोनों बदल गए, तो बेस पेयर ही क्या हो गया, बदल गया। ठीक है। अब देखिए इसके बदलने के कारण देख रहे हैं आप लोग कि हर एक कोडोन जो है अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाता है। अगर चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, बदलने लगेगा, और एंजाइम भी बदल जाएगा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से ही मिलकर बनता है। तो एंजाइम भी बदल जाएगा, तो अब कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। चलिए, ये बेसिक बात है, जितनी भी थी आपको समझाने के लिए आगे, तो ये मैंने आपको बता दिया क्षार युग्म क्या होता है और उसमें किस तरह से बदलाव आ सकते हैं। ठीक है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होता है, जो डिलीशन और इंसर्शन के कारण या तो कोई बेस, कोई क्षार यहाँ से गायब हो जाए, और या नहीं तो इस दोनों के बीच में कोई नया घुस जाए, तो घुस जाए तो इंसर्शन, निकल जाए तो डिलीशन। इसके कारण ये जो फ्रेम है 3 से 5 या 5 से 3, ये कभी आगे चला जाएगा, ये कभी पीछे चला आएगा। तो इसी को कहते हैं फ्रेम का शिफ्ट होना। और इसके अंदर तो बिंदु उत्परिवर्तन के अंदर आप समझ ही गए, एक बेस पेयर में चेंज हो जाना। अगर कोई एक बेस बदल जाता है तो उसके सामने वाला भी बदल जाएगा, तो पूरा का पूरा एक बेस पेयर क्षार युग्म में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। अगर एक भी क्षार युग्म में बदलाव आ गया तो ये 3 मिलकर जो प्रोटीन बना रहे थे पहले, वो अब दूसरे तरह के प्रोटीन बनाने लगेंगे, दूसरे तरह का एंजाइम बनाने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, गुण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। फिनोटाइप और जीनोटाइप बदल जाएगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्सन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे डिलीशन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बिंदु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदु परिवर्तन के बारे में, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, समझ में आ गया आपको कि क्षार युग्म में क्या हो जाना, बदलाव आ जाना। बेस पेयर में, एक बेस पेयर में बदलाव आ जाना, है ना। एक बेस पेयर में क्या हो जाना, बदलाव आ जाना। क्लियर है। चलिए, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने भी मेंडेलियन विकार हैं, जितने भी मेंडेलियन डिजीज है, वो सभी के सभी, ठीक है, मेंडेलीय विकार, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ इधर ही, जितने भी मेंडेलीय विकार हैं, मेंडेलीय विकार पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद 2 तरह की डिजीज के बारे में, एक होता है मेंडेलियन डिजीज और दूसरा होता है क्रोमोजोमल डिजीज। ठीक है। मेंडेलियन विकार कैसा होता है, तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। और क्रोमोजोमीय विकार कैसे उत्पन्न होता है, तो क्रोमोजोम की संख्या में बढ़ोतरी या क्रोमोजोम की संख्या बदलने के कारण होता है ना, यानी कि क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो चलिए,
बिंदु उत्परिवर्तन के सभी मंडलीय विकार इसके उदाहरण है। एक बेस पेयर में बदलाव के कारण होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनेरिया, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स, हेमोफीलिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके आगे इसको। चलिए सबसे पहले बिंदु उत्परिवर्तन को तो समझ गए, एक बेस पेयर में बदलाव आना। अब इसके दो प्रकार को देखते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि एक होता है ट्रांजिशन, क्या कहा था मैंने कि एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्सन। तो पहले हम लोग ट्रांजिशन को ही समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांजिशन में क्या होता है इस बात को समझिए। ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है कि प्यूरिन को, है ना, प्यूरिन को प्यूरिन ही बदलता है और पिरिमिडीन को पिरिमिडीन ही बदलता है। कहने का मतलब देखिए इस चीज को कि इस प्रकार के उत्परिवर्तन में प्यूरिन क्षार को ही बदलते हैं और पिरिमिडीन क्षार को ही बदलते हैं। समझ में आ रहा है? यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन की जो संख्या है डीएनए में वो बनी रहती है, क्योंकि प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन ही आ रहा है। एक प्यूरिन हट रहा है तो उसके जगह पे दूसरा प्यूरिन आ रहा है, ठीक है। मान के एक एडेनिन जो है हट गया, ठीक है, एक एडेनिन की जगह पे क्या हो गया, दूसरा जो है मान के कोई गुआनिन आ गया, थायमिन आ गया, सॉरी, एडेनिन की जगह क्या आ गया, थायमिन आ गया। तो ये प्यूरिन के द्वारा प्यूरिन को ही हटाया गया। चलिए अच्छे से समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल के साथ। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम बना रहे हैं, ठीक है। कुछ इसमें हम लोग बेस पेयर दिखाएंगे आपको। चलिए एक 5 प्राइम है और एक क्या है, 3 प्राइम है। तो ये 3 प्राइम होगा और ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा। कंप्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जी है, मान के चलो कि यहाँ पर जी है, यहाँ पर ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, ठीक है। ये ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या है, साइटोसिन है। ये एडेनिन है तो यहाँ पर क्या है, थायमिन है, ठीक है। इसके अलावा कोई और ले लेते हैं ऐसे रेंडमली। ये थायमिन है तो ये क्या आएगा, इसके सामने एडेनिन है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो ये नॉर्मल, मान के चलो नॉर्मल जीन है, अभी इसमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ है। अब क्या कराना है, ट्रांजिशन कराना है। ट्रांजिशन के कारण यहाँ पर क्या होना है कि ट्रांजिशन के कारण यहाँ पर उत्परिवर्तन होना है। तो देखिए इस चीज़ को, तो एक बेस पेयर बदलेगा तो एक ही बेस पेयर, लेकिन प्यूरिन से प्यूरिन ही बदलेगा और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन ही बदलेगा। कैसे बदलेगा तो इस चीज़ को ज़रा सा देख लीजिए। देखिए अब मान के चलिए उत्परिवर्तन हो रहा है, ये 5 से 3 है, ये 3 से 5 है, क्लियर है। एक 5 से 3 है और दूसरा 3 से 5 है। अब देखिए सपोज कीजिए ये ग्वानिन जो बेस है, जो ग्वानिन क्षार है, इसमें बदलाव आ गया। ग्वानिन क्षार जो है ये बदल गया। ग्वानिन क्षार क्या हो गया, बदल गया। अब देखो ग्वानिन क्या चीज़ है, इस चीज़ को याद रखना। ग्वानिन क्या चीज़ है, प्यूरिन है या पिरिमिडीन है? तो ग्वानिन जो है ये एक प्यूरिन क्षार है, ये प्यूरिन क्षार है। तो इस ग्वानिन के जगह पे जो बदलाव हो रहा है, ग्वानिन के जगह पे जो दूसरा क्षार आएगा वो भी प्यूरिन ही आता है। क्या आता है, प्यूरिन ही आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो प्यूरिन में ग्वानिन और साइटोसिन होता था, तो ग्वानिन के जगह पे क्या आएगा, अगर ग्वानिन हटेगा भी तो ग्वानिन के जगह पे क्या आएगा, तो ग्वानिन के जगह पे एडेनिन आएगा, ठीक है। ग्वानिन के जगह पे क्या आएगा, एडेनिन आएगा। सॉरी मैं गलती बोल गया यहाँ पर, सिंपल सी बात है। देखिए प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन होता है, अभी लिखाया था मैंने आपको। तो ये प्यूरिन है तो ये पिरिमिडीन क्षार है ना। प्यूरिन क्षार के सामने हमेशा पिरिमिडीन क्षार होता है। तो इस प्यूरिन क्षार में बदलाव हो गया, ये ग्वानिन हट गया, ये प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन के कारण जो है बदल रहा है, यहाँ से बदलाव हो रहा है। तो ये ग्वानिन है तो दूसरा भी बदलाएगा तो वो किससे बदलाएगा, प्यूरिन क्षार से ही बदलाएगा। तो प्यूरिन क्षार क्या होता है, एक ग्वानिन होता है और दूसरा क्या होता है, एडेनिन होता है। एक ग्वानिन होता है, दूसरा एडेनिन होता है। तो इस ग्वानिन के जगह पे क्या आ गया, एडेनिन आ गया। अब एडेनिन आ गया तो एडेनिन के सामने हमेशा क्या होता है, थायमिन होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और नीचे में जो है, चलिए वहाँ पर कोई भी उत्परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है, कोई भी उत्परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। सिर्फ एक बेस पेयर में ही क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है। तो इस ग्वानिन के बदलने के कारण, ग्वानिन हटा यहाँ से तो यहाँ पर एडेनिन आया। ये भी क्या चीज़ है, ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन है, ये भी प्यूरिन, ये भी प्यूरिन। समझ में आ गया? तो प्यूरिन को ही बदल रहा है, लेकिन बेस पेयर क्या हो जा रहा है इसके कारण, पूरा का पूरा बेस पेयर बदल रहा है। पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बेस पेयर बदल रहा है। अब देखिए ये डीएनए जो है जिससे आरएनए बनता, प्रोटीन बनता,
तो अब क्रम बदल गया है। पहले बेस पेयर यहाँ पर कुछ GC था और यहाँ पर AT है, तो इसके द्वारा जो प्रोटीन बनाए जा रहे थे, एंजाइम मान के चलिए जो बनाए जा रहे थे वो A थे, लेकिन इसके द्वारा जो बनाए जाएंगे B बनाए जाएंगे। एंजाइम बदल गया इस बेस पेयर के बदलने से, यानी म्यूटेशन हो गया, यानी गुण भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि ट्रांजिशन हम किसे कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि प्यूरिन को ही बदलेगा, पिरिमिडिन को ही बदलेगा। क्लियर हो गई ये बात। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। तो एक बेस भी यदि बदल गया तो उसके कारण दूसरा बेस भी बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन होता है, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन होता है, यानी एक प्यूरिन के सामने दूसरा क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। तो बताओ बच्चों, देख लो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा का पूरा बेस पेयर बदल गया। तो अब पहले जो बनाया जा रहा था एंजाइम, अब दूसरे तरह के बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, कोडोन बदल गया है। कोडोन बदल गया है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3 बेस का कोडोन है। कोडोन मतलब है मैसेज है इसके पास, प्रोटीन लाने का, खास तरह के प्रोटीन को लाने का। ठीक है, ये कोडोन और ये कोडोन दोनों अलग अलग हो गए। तो ये कोडोन किसी दूसरे तरह के ए प्रोटीन को ला रहा है और ये कोडोन जो है वो बी प्रोटीन को ला रहा है। समझ रहे हैं, ये ए प्रोटीन को ला रहा है, ये बी प्रोटीन को ला रहा है। और जब प्रोटीन बदल जाएंगे तो एंजाइम भी बदल जाएगा, क्योंकि एंजाइम कैसे बनता है, बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बनता है। प्रोटीन का एक लंबा चेन को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन कैसे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए ये कोडोन है, एक कोडोन से जो है एक एमिनो एसिड, एक कोडोन जो है वो एक एमिनो एसिड को लाता है। फिर दूसरे तरह का जो क्या चीज़ होगा, कोडोन होगा, वो दूसरे एमिनो एसिड को लाएगा। फिर तीसरे तरह का जो कोडोन होगा वो तीसरे एमिनो एसिड को लाएगा, और ये सब आपस में मिल जाएंगे। तो बहुत सारा इस तरह से जुड़ता चला जाएगा, तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। और उसी प्रोटीन से बाद में क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। तो एक कोडोन अगर बदल गया यहाँ पर तो मैसेज बदल गया। किस चीज़ के लिए, एमिनो एसिड के लिए। अगर मैसेज बदल गया एमिनो एसिड के लिए तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सपोज कीजिए कि पहले वाले प्रोटीन में A B C D इस तरह का क्रम था, अब एक यहाँ पर क्या हो गया, कोडोन बदल गया, तो ये अब दूसरे तरह के प्रोटीन को बुलाने लगा, ये मान के चलिए Z प्रोटीन को बुलाने लगा। तो अब ये प्रोटीन बिल्कुल अलग हो गया पहले वाले प्रोटीन से। तो प्रोटीन अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, गुण भी क्या हो जाएंगे, नए हो जाएंगे। समझ में आ गया ये बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। अब चलिए दूसरा इसी में होता है ट्रांसवर्सन। इसी में दूसरा तरीका होता है ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन में क्या होता है, तो ट्रांसवर्सन के अंदर देखिए क्या होता है कि प्यूरिन पिरिमिडिन के द्वारा बदले जाएंगे। ट्रांसवर्सन मतलब उल्टा, प्यूरिन किससे बदला जाएगा, पिरिमिडिन से, या पिरिमिडिन किससे बदला जाएगा, प्यूरिन से बदला जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसवर्सन बोलते हैं। अब समझिएगा, इसको भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। देखिए हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ये DNA का, ये 5 से 3 है, ये 3 से 5 है, 5 से 3 है और 3 से 5 है। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, हम 3 ही बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक कोडोन हम ले रहे हैं, एक कोडोन एक तरह के प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम ले रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हमारा ओरिजिनल पहले ये था। ठीक है, ओरिजिनल हमारा पहले ये था, तो हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो इसी को फिर से बनाते हैं, तो GCATTA। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, चेंज होंगे। ये एक कोडोन है, ये क्या है, एक कोडोन है, ये एक तरह के मैसेज को लेकर आ रहा है, यानी कि एक खास तरह के प्रोटीन को लेकर आ रहा है। सपोज कि जो करो कि जो है ए प्रोटीन को ये बना रहा है, ए प्रोटीन को। अब क्या हो जाएगा कि बेस पेयर बदल जाएंगे तो प्रोटीन अलग तरह का बनने लगेगा। किस तरह से, देखो तो यहाँ पर बदलाव कैसा होगा ट्रांसवर्सन में, प्यूरिन से पिरिमिडिन बदला जाएगा। प्यूरिन से क्या बदला जाएगा, पिरिमिडिन बदला जाएगा। इस बात को समझना है। देखो किस तरह से, देखो तो मान के चलिए कि यहाँ पर GC है, AT है, TA है, इस तरह का ये पहला जो है पहले से ये था, ऐसा ही था। अब सेकेंड केस में क्या हो गया यहाँ पर कि जो एडेनिन है यहाँ पर, सपोज दैट जो एडेनिन है, एडेनिन क्या चीज़ होता है, प्यूरिन है कि पिरिमिडिन है। एडेनिन जो है आपका ये प्यूरिन है, जो एडेनिन है ये क्या चीज़ है, प्यूरिन है। तो एडेनिन के जगह पे क्या हो गया, कोई दूसरा क्षार आ गया, है ना। गुआनिन वही है, साइटोसिन वही है। ठीक है, एडेनिन के जगह पे ये नीचे में भी वही है, थायमिन और एडेनिन। एडेनिन के जगह पे अब दूसरा क्षार आएगा, तो अब प्यूरिन हट रहा है तो प्यूरिन नहीं आएगा, पिरिमिडिन आएगा। प्यूरिन नहीं आएगा, क्या आएगा इसके सामने, पिरिमिडिन आएगा। प्यूरिन के जगह पे क्या आएगा, पिरिमिडिन आएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए हमने ए को हटाया, एडेनिन को हटाया, और इसके सामने हम थायमिन को ला दिए। यहाँ पर क्या ला दिए, थायमिन को। एडेनिन यहाँ पर हट के क्या आ गया, नया बेस यहाँ पर थायमिन आया, और थायमिन जो है ये क्या चीज़ है,
प्यूरिन नहीं है, पिरिमिडीन है। थायमिन क्या चीज़ है? पिरिमिडीन है। समझ में आ गया? ये प्यूरिन था, प्यूरिन एडेनिन था, प्यूरिन एडेनिन हटा यहाँ से, समझ में आ रहा है, लेकिन आया थायमिन, तो प्यूरिन बदल गया किससे? पिरिमिडीन से। अब थायमिन के सामने हमेशा क्या आता है? हम सभी जानते हैं एडेनिन आता है। एडेनिन के सामने थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन। तो ये बेस पेयर क्या हो गया? पहले ये था, अब क्या हो गया? ये हो गया। यानी जो मैसेज था कोडोन का वो बदल गया, GTT हो गया। इसमें GAT था, इसमें GTT हो गया। तो इसके द्वारा जो प्रोटीन अब बनने लगेंगे वो A1 प्रकार के बनने लगेंगे। और यदि एक भी प्रोटीन बदल गया एंजाइम में, तो एंजाइम ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो गुण भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। चलिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक और बार। चलिए एक और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये इसको हम लिखते हैं A, इसको लिखते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल था उसको लिखते हैं T, इसके सामने T, इसके सामने A। अब देखिए यहाँ पर G है, यहाँ पर C है। ठीक है, G है, C है। अब मान के चलो कि इसमें कोई बदलाव आ रहा है। ये ग्वानिन है। ग्वानिन क्या चीज़ है? इधर साइड वाले जितने भी हैं इस स्ट्रैंड पर, 5 से 3 वाले स्ट्रैंड पर जितने भी होंगे सब प्यूरिन ही होंगे, जानते हैं हम लोग। और दूसरे वाले पर जितना है वो पिरिमिडीन ही होगा, क्योंकि प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आता है। अगर इस पर सारा प्यूरिन है तो इस पर सारा पिरिमिडीन होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एडेनिन अगर प्यूरिन था तो ग्वानिन भी क्या चीज़ है? प्यूरिन ही है। ये भी क्या चीज़ है? प्यूरिन ही है। अब इस ग्वानिन के जगह पे कोई दूसरा पिरिमिडीन आ जाए, प्यूरिन नहीं पिरिमिडीन आ जाए, तो अब ये ग्वानिन यहाँ से हट गया, है ना। प्यूरिन था यहाँ पर क्या चीज़? प्यूरिन था यहाँ पर, ग्वानिन था यहाँ पर प्यूरिन, लेकिन ग्वानिन के जगह पे क्या आ गया? साइटोसिन आ गया। यहाँ पे साइटोसिन आ गया। और साइटोसिन क्या चीज़ है? तो साइटोसिन जो है वो क्या हो गया? पिरिमिडीन हो गया। साइटोसिन क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। समझ में आ गया? तो पहले ये प्यूरिन था, लेकिन अब ये यहाँ पर क्या चीज़ है? पिरिमिडीन है। अब इस स्ट्रैंड पर सभी प्यूरिन नहीं है ना, इस पर एक पिरिमिडीन आ गया है। क्लियर हो गई ये बात? तो देख लीजिए ये पिरिमिडीन हो गया, तो अब C यहाँ आ गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ये भी बदल जाएगा, ये G हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए क्या हो गया? पूरा का पूरा बेस पेयर बदल गया। तो जो मैसेज था, कोडोन था, पहले क्या था? पहले GAT था, अब क्या है? CAT है। तो इसके द्वारा A प्रोटीन बन रहा था, तो सपोज के चलिए कि इसके द्वारा A2 प्रोटीन बन रहा है। तो एक भी प्रोटीन यदि बदल गया, एक भी कोडोन यदि बदल गया, एक भी प्रोटीन यदि बदल गया, तो पूरा का पूरा एंजाइम बदल जाएगा और कैरेक्टर बदल जाएंगे। तो इस कंडीशन में ट्रांसवर्सन में क्या हो रहा है कि प्यूरिन से पिरिमिडीन बदला जा रहा है, पिरिमिडीन से प्यूरिन बदला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में एक खास अंतर क्या है कि इसमें जो हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रैंड पर अगर एक स्ट्रैंड पर पूरा प्यूरिन होता है और दूसरे स्ट्रैंड पर पिरिमिडीन होता है, क्योंकि प्यूरिन के सामने क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। तो इस वाले केस में ये चीज़ गड़बड़ नहीं हो रहा है। देख लीजिए आप, इस वाले चीज़ में ये चीज़ गड़बड़ नहीं हो रहा है। एक स्ट्रैंड पर हमेशा प्यूरिन है तो प्यूरिन ही रह रहा है, दूसरे स्ट्रैंड पर पिरिमिडीन है तो हमेशा पिरिमिडीन ही रह रहा है, बदलने के बाद भी, है ना। यानी जो क्वालिटी है वो बना हुआ है ना, जो क्वालिटी है वो क्या है? बना हुआ है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि एक स्ट्रैंड पर जो प्यूरिन वाला स्ट्रैंड था उस पर दूसरा कोई पिरिमिडीन आ गया, दूसरे वाला पिरिमिडीन वाला स्ट्रैंड था तो उस पर कोई प्यूरिन आ गया, है ना। तो इससे क्वालिटी ही बदल गया DNA का, जीन का। समझ में आ रहा है? लेकिन एक ही बदल रहा है तो फर्क भी जो है वो उसी एक ही के अनुसार आएगा, एक ही कोडोन के अनुसार, एक ही प्रोटीन के अनुसार। चलिए, तो क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट। बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो बिंदु उत्परिवर्तन एक बेस पेयर में बदलाव के कारण हो रहा है। देखिए कभी कभी जो है प्यूरिन से ही, पिरिमिडीन से ही बदला जा रहा है तो ट्रांजिशन, और कभी कभी प्यूरिन पिरिमिडीन को बदल दे रहा है तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सन हो जाएगा। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलते हैं हम बिंदु उत्परिवर्तन के बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने देखा जीन म्यूटेशन के पहले पॉइंट को, बिंदु उत्परिवर्तन क्या होते हैं और उसमें क्या होता है। ठीक है ना। तो प्यूरिन के साथ या प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ क्या हो जाए? अदला बदली हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, बदल जाए, तो इसको हम लोग बिंदु परिवर्तन कहते हैं। दूसरा एक और प्रकार है हमारा जीन उत्परिवर्तन में जो हमें पढ़ना है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है दूसरा हमारा? वो है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अच्छे से समझना है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी कि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी कि
फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है इसे समझना। देखो, इससे पहले हम लोगों ने बिंदु परिवर्तन देखा, उसमें एक बेस पेयर एक क्षार युग्म में क्या होते थे, बदलाव होते थे। उसके जगह पे कोई प्यूरिन होता था तो उसके जगह पे पिरिमिडीन आ जाता था, या नहीं तो उसी प्यूरिन के जगह पे दूसरा प्यूरिन आ जाता था। इस तरह से होता था, या नहीं तो उसी पिरिमिडीन के जगह पे दूसरा पिरिमिडीन आ जाता था। लेकिन इस परिस्थिति में फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कैसे होगा, तो यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन होगा। दो शब्द एकदम याद करके रख लेना है। एक शब्द इंसर्शन या एडिशन, ठीक है, और दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है, दूसरा शब्द है डिलीशन। अंग्रेजी शब्द से घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। इंसर्शन का मतलब है इंसर्ट कर देना, इंसर्ट कर देना का मतलब है ऐड कर देना, जोड़ देना। मतलब बाहर से आप क्या कर रहे हैं, नए बेस को लाकर जोड़ दे रहे हैं। आप नहीं जोड़ रहे हैं, ये नेचुरली हो रहा है। हम लोग जो भी म्यूटेशन अभी पढ़ रहे हैं, ये नेचुरल म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। प्रैक्टिकल भी हो सकता है, लैब में भी ऐसा किया जा सकता है, किया जाता है। हमें उस पर अभी चर्चा नहीं करना है, उसके लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी एक अलग चैप्टर है, वहाँ हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसर्शन या एडिशन, हमें क्या करना है, बाहर से किसी एक बेस को क्षार को हम लाकर क्या कर देना है, हम वहाँ पर क्या हो जाए, अगर कोई नया बेस, कोई नया क्षार आकर जुड़ जाए उस स्ट्रैंड में, है ना, डीएनए के स्ट्रैंड में कोई नया क्षार आ जाए, तो एक क्षार यदि आता है नया, तो उसके जगह पे दूसरा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी एक क्षार युग्म का परिवर्तन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा यहाँ पर कि इससे फ्रेम का शिफ्ट हो जाएगा, यानी 5 प्राइम और 3 प्राइम का जो स्ट्रैंड है वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। सबसे पहली जो पॉइंट है, हमें क्या लिखना है कि अतिरिक्त क्षार के जुड़ने या हटने के कारण, क्या लिखेंगे, अतिरिक्त क्षार के जुड़ने या हटने के कारण, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, अतिरिक्त क्षार, क्या लिखेंगे, अतिरिक्त क्षार के, तो देखिए आपके सामने परिभाषा है कि अतिरिक्त क्षार के जुड़ने या हटने के कारण। अगर जुड़ता है तो उसे हम लोग इंसर्शन या एडिशन बोलते हैं, यदि हटता है तो उसे हम लोग डिलीशन बोलते हैं। तो इसके कारण जो उत्परिवर्तन हो रहा है उसे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, इंसर्शन के बारे में। इंसर्शन का मतलब एडिशन, यानी इंसर्ट कर देना है एक नए क्षार को, जो है वहाँ अगर कोई क्या हो जाए कि नया क्षार आ जाए पूरे के पूरे डीएनए में, तो पूरा का पूरा डीएनए में गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो। देखिए, हम एक अंग्रेजी सेंटेंस लिखते हैं, सी हैड रेड मैट, ठीक है, उसके पास लाल चटाई है। सिंपल सा अंग्रेजी सेंटेंस है। आप ये मानकर चलिए कि ये क्या है, बेस पेयर है। क्या चीज़ है, बेस पेयर है। देखो 3 बेस है, 3 बेस से मिलकर एक कोडोन बन गया। ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, सब अलग अलग कोडोन है जो अलग अलग तरह के क्या कर रहे हैं, अपने खास तरह के क्या बना रहे हैं, एमिनो एसिड बना रहे हैं, एमिनो अम्ल बना रहे हैं। और सबसे मिलकर एमिनो अम्ल मिलेगा, सब आपस में जुड़ जाएगा तो एक खास तरह का प्रोटीन बनेगा, खास तरह का जो है एंजाइम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सी हैड रेड मैट, इससे कैसे समझना है। देखिए सी हैड रेड मैट, देखिए ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, ये एक कोडोन, ठीक है। चलिए इस कोडोन से A1 एमिनो एसिड बन रहा है, इस कोडोन से A2 एमिनो एसिड बन रहा है, इस कोडोन से A3 एमिनो एसिड बन रहा है, इस कोडोन से A4 एमिनो एसिड बन रहा है। ये सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक प्रोटीन का चेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। फिर यही कोई खास तरह के क्या बन जाएंगे, एंजाइम बन जाएंगे। और ख़ास तरह के कैरेक्टर को मान के सपोज दैट कि एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक कैरेक्टर के बारे में प्रदर्शित करेंगे, एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, कोई एक बेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कैसे ऐड हो जाएंगे, तो देखिए समझिए इस चीज़ को। हम क्या करते हैं यहाँ पर, सपोज दैट मान कर चलिए कि हम इस S और H के बीच में कोई दूसरा जो है, कोई नया जो क्षार है, नया मतलब कहने का क्या चीज़, नया कहने का मतलब वही चार जो क्षार है हमारा उसी में बदलाव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया क्षार जन्म ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर हम सपोज करके चल रहे हैं, हम ABCD करके कुछ भी ले रहे हैं, तो हम ऐड भी किसी को भी कर सकते हैं। चलिए सपोज दैट हमने यहाँ पर T को ऐड कर दिया, समझाने के लिए यहाँ पर T ऐड हो गया। सपोज दैट कि यहाँ पर क्या आ गया, एक T ऐड हो गया। तो अब बताइए क्या होगा,
देखिए कोडोन तो हमेशा 3 ही पढ़ा जाता है, 3 ही बेस को मिलाकर एक कोडोन बनता है। तो अब यहाँ बीच में अगर टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब कुछ इस तरह का हो जाएगा STH, एस बीच में टी आ गया TH। अब ये ई छट गया इस कोडोन से, जिस कोडोन में पहले ई था अब ये छट गया। अब ये ई एच और ए ये तीनों मिलकर बनाएगा ई एच और ए, ठीक है। अब यहाँ से डी हट गया DRE, अब ये तीनों मिलकर बना रहा है DRE। अब यहाँ से ये डी छट गया, ये तीनों मिलकर बना रहा है DMA, और टी यहाँ पर इधर अकेला है, टी क्या है यहाँ पर अकेला है। तो अब देखो, अब इसके द्वारा पहले ये SHE था, C था, एक टी जुड़ गया, टी कोई क्या चीज़ है, बेस है, आकर जुड़ गया। तो अब जो हमारा रीडिंग होगा, पढ़ने का जो तरीका होगा वो बदल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे STH, क्योंकि कोडोन तो हमेशा 3 ही बेस का होता है, तो STH पढ़ेंगे। अब ई को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ई किसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ काउंट होगा, तो अब इसके साथ देखो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये डी जो है इस तीनों के साथ चला जाएगा और ये डी जो है इस दोनों के साथ चला जाएगा। समझ रहे हो, ये नया कॉम्बिनेशन है ना, नए तरीके से हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे STH EHA DRE DMA और T। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ने का तरीका ही क्या हो गया, बदल गया। अब देखो इसके द्वारा अब क्या हो जाएगा, अब B1 प्रोटीन B1 एमिनो एसिड बनेगा, इसके द्वारा B2 एमिनो एसिड, इसके द्वारा B3 एमिनो एसिड, इसके द्वारा B4 एमिनो एसिड। क्योंकि यहाँ पर कोडोन बदल गए, कोडोन का रीडिंग बदल गया, कोडोन का मतलब बदल गया, तो एमिनो एसिड का प्रकार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये जब आपस में मिलेंगे तो प्रोटीन भी कैसा बनाएगा, एक नए तरह का प्रोटीन बनाएगा, है ना। बी प्रोटीन बनाएगा और एंजाइम भी क्या बनाएगा, बी एंजाइम बनाएगा। तो कैरेक्टर भी क्या होगा, नए तरह का कैरेक्टर आएगा, बी कैरेक्टर। सपोज दैट हम मानकर चल रहे हैं कि एक नया कैरेक्टर आएगा बी टाइप का। तो क्या हो रहा है कि रीडिंग बदल रहा है किसी बेस के इंसर्ट हो जाने के कारण, क्योंकि हम कोडोन को 3 के जोड़ा में पढ़ते हैं, 3 लेकर चलते हैं। तो STH हो जाएगा, ये यहाँ से हट गया। अब ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। ये तीनों मिलकर मतलब 3 जुड़ रहा है, फिर ये तीनों जुड़ रहा है, फिर ये तीनों जुड़ रहा है। अब आपको देखिए, अब जरा सा यहाँ देखिए, ये जो टी यहाँ पर अकेला बचा, अब जरा सा इसको क्या कीजिए, इसको ऐसे लीजिए। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये जो स्ट्रैंड है, अगर ये 3 से 5 स्ट्रैंड है, सपोज दैट कि ये 3 से 5 स्ट्रैंड है, तो ये क्या है, 5 से, ये 3 से 5 स्ट्रैंड है, ये भी 3 से 5 ही स्ट्रैंड है, ठीक है ना। हम यहाँ पर दूसरा नहीं बनाए थे, 5 से 3 वाला नहीं बनाए थे, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, है ना, जिसका काम होता है, दूसरा स्ट्रैंड का काम नहीं होता है ना। उस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, DNA स्ट्रैंड। उस DNA स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, मतलब वो स्ट्रैंड जिस पर कोडोन है, जो खास तरह के प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड, तो हमने उसी स्ट्रैंड को लिया, टेम्पलेट और सेंस स्ट्रैंड को। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर तो क्या पता चल रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा एमिनो एसिड ही बदल रहा है, पूरा का पूरा जो है। सिर्फ हमने एक बेस डाला था, हमने सिर्फ एक नया बेस डाला था, टी डाला था। अब देखो सिर्फ एक में गड़बड़ी नहीं हो रहा है, सब में गड़बड़ी हो जा रहा है। पूरा का पूरा जो है टेम्पलेट ही गड़बड़ आ गया, सब कोडोन बदल गया, तो सब प्रोटीन बदल गया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पर कोई एक तरह का प्रोटीन बदलता था, क्योंकि एक ही कोडोन में गड़बड़ी आता था। यहाँ तो पूरा का पूरा में गड़बड़ी आ गया, ठीक है। तो प्रोटीन जो नया बन रहा है, ए और बी प्रोटीन आपस में बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अंतर है इस दोनों में। तो गुण में भी जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर रहेगा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए ये बात समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रैंड है आपको दिख रहा है कि ये वाला जो स्ट्रैंड है अब थोड़ा सा आगे चला गया है। देखिए ये स्ट्रैंड थोड़ा सा आगे नहीं चला गया है, पहले इस टी के सामने ये बराबर पर थे, अब देखिए अब ये टी जो है यहाँ पर आगे बढ़ गया है। ये टी वाला, ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो नया स्ट्रैंड है हमारा, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया है। इसको कहते हैं पॉजिटिव शिफ्ट। क्या कहते हैं, पॉजिटिव शिफ्ट कहते हैं। क्या हो गया, पॉजिटिव शिफ्ट हो गया, आगे बढ़ गया। क्लियर हो गई ये बात, बताइए। तो इसी को कहते हैं इंसर्शन, इसी को क्या कहते हैं, इंसर्शन। चलिए तो यहाँ पर सी हैड रेड मैट हमने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात, ठीक है ना। हालांकि SHE ये सब कोई भी क्षार नहीं है, क्षार तो हमारा वही 4 तरह का है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, है ना, यूरासिल, थायमिन, ये सब, ठीक है। चलिए
तो समझाने का एक तरीका था। तो इस तरह से कोई भी बेस जुड़ जाएगा तो पूरा का पूरा रीडिंग ही बदल जाएगा, पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। किसी एक बेस के जुड़ने के कारण हर एक कोडोन में बदलाव आ जाएगा, तो हर एक कोडोन से बनने वाले एमिनो एसिड में बदलाव आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा प्रोटीन में बदलाव आ जाएगा, और प्रोटीन बदल गया तो एंजाइम बदल जाएगा, तो कैरेक्टर बदल जाएंगे। सिंपल सी बात। चलिए, इंसर्शन के बाद जरा सा हम देख लेते हैं डिलीशन के बारे में। डिलीशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, डिलीशन में क्या करना है कि एक बेस को हटा देना, एक बेस हट जाएगा। तो फिर से हम यही एग्जांपल लेंगे, सी हैड रेड मैट, सी हैड रेड मैट। 3 कोडोन का हमारे पास ये एक 3 बेस का हमारे पास कोडोन है, ठीक है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मान के चलो 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड मैंने आपको बताया वह स्ट्रैंड जिसका काम है आरएनए बनाने का, प्रोटीन बनाने का, एंजाइम बनाने का, या फंक्शनल इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी का काम है मेन। दूसरा स्ट्रैंड बेकार होता है ना, उसका कोई खास रोल नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर 3 कोडोन है, दिख रहे हैं, 3 बेस के यहाँ पर कोडोन बने हुए हैं। अब क्या होगा, अब किसी एक कोडोन, कोई भी एक कोडोन में से एक बेस क्या हो जाए, निकल जाए, एक क्षार गायब हो जाए। क्या हो जाए, एक क्षार जो है गायब हो जाए। सपोज मान के चलो कि ये H यहाँ से गायब हो गया, ये H क्या हो गया यहाँ से, सपोज मान के चलते हैं कि ये H यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, निकल गया, यहाँ से H गायब हो गया। तो अब बताओ कि अब नया रीडिंग किस तरह से आएगा। अब नया तरीका पढ़ने का क्या होगा। अब देखो CHE, ये तो वही रहेगा, वो तो वही रहेगा, H निकल गया यहाँ से। तो अब देखो, अब AD और R मिलेंगे, अब AD और R मिलेंगे, क्योंकि H तो निकल गया। अब 3 को जोड़ना है तो ADR बनेगा, ADR बनेगा, ठीक है, ADR। अब देखो EDM बनेगा, अब क्या बनेगा, EDM बनेगा, ठीक है, EDM बना। और इधर AT जो है वो बेचारा अकेला पड़ गया, AT क्या हो गया, यहाँ पर अकेला पड़ गया। तो अब देखो, हमारा ये कोडोन तो ठीक है, वैसा ही रहा। इधर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया, ये इधर तो ख़त्म ही हो गया हमारा आगे, है ना। ख़त्म तो होता नहीं है, ये तो चलता ही रहता है, बहुत लंबा होता है डीएनए, है ना। ये तो ऐसे बताने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से H निकल जाने के कारण भी क्या हो गया कि एक बेस अगर यहाँ से निकल गया तो पूरा का पूरा रीडिंग ही बदल गया, है ना। ADR इस तरह से रीडिंग हो रहा है। अब नया नया बेस मिलकर नया नया कोडोन बना रहा है। तो फिर से बताओ क्या होगा। तो पूरा का पूरा जब कोडोन ही बदल गया तो फिर से पूरा का पूरा जो है एमिनो एसिड बदल जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा, एंजाइम बदल जाएगा, यानी कि कैरेक्टर बदल जाएगा, यानी कि म्यूटेशन हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं डिलीशन। यहाँ से एक बेस का क्या हो जाना, निकल जाना, इसके कारण भी पूरा का पूरा जो रीडिंग होता है वो बदल जाता है। अब देखो, शिफ्ट कर रहा है यहाँ भी जो फ्रेम है, स्ट्रैंड है, वो शिफ्ट कर रहा है। कैसे शिफ्ट कर रहा है, देखो, पहले क्या था, T, पहले यहाँ तक हमारा स्ट्रैंड आ रहा था, पहले स्ट्रैंड हमारा यहाँ तक आ रहा था, अब स्ट्रैंड हमारा यहाँ तक आ रहा है। समझ में आ रहा है कि इतना जो है हमारा जो ये स्ट्रैंड है वो पीछे आ गया है। क्या हो गया, पीछे आ गया है वो। तो निगेटिव दिशा में, मतलब पीछे दिशा में भाग रहा है, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव फ्रेम शिफ्ट। तो इन डिलीशन के कारण निगेटिव फ्रेम शिफ्ट हो रहा है और इंसर्शन के कारण पॉजिटिव फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, कि फ्रेम का क्या हो जाना, शिफ्ट हो जाना। पहले यहाँ पर था, अब पीछे आ गया, पहले यहाँ पर था, अब आगे आ गया। तो फ्रेम क्या हो रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 2 तरीके से हो सकते हैं, इंसर्शन से और डिलीशन से। इसके कारण क्या होता है कि अगर एक भी बेस जुड़ गया या एक भी बेस हट गया तो पूरा का पूरा क्या होता है कि एमिनो एसिड ही बदल जाता है, पूरा का पूरा नया प्रोटीन बनता है इस केस में। इससे पहले वाले में क्या था कि किसी जहाँ पर चेंज आता था, बदलाव आता था, सिर्फ वही वाला जो कोडोन है बदलता था, तो सिर्फ वही वाला एमिनो एसिड बदलता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई, बताइए। तो इसी को कहते हैं इंसर्शन और डिलीशन, इसी को कहते हैं इंसर्शन और डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। चलिए, ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब क्या है कि एक छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है कि इंसर्शन और डिलीशन एक साथ हो जाता है। इंसर्शन और डिलीशन क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। उस परिस्थिति में ओवरऑल फ्रेम का शिफ्ट नहीं होता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, ठीक है। वो कोई नया चीज़ नहीं है, वो यही है ना, इंसर्शन और डिलीशन है। मेन आपका इंसर्शन और डिलीशन ही है। वो भी केस मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए, एक साथ क्या हो जाए, एक साथ इंसर्शन हो जाए और डिलीशन भी हो जाए, है ना। इंसर्शन प्लस डिलीशन दोनों एक साथ हो जाए, ऐसा भी कभी कभी होता है। जैसे देखो, यहाँ पर
सी हैड रेड मैट, सी हैड रेड मैट। अब चलो, अब यहाँ से कहीं से क्या होगा, एक बेस निकल जाएगा और एक बेस जो है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है, एक बेस कहीं से निकल जाएगा, एक बेस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो सपोज करके चलो कि ये H यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ये H जो है यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया बेस जो है वो आ रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, एक नया क्षार जो है आ रहा है, ठीक है। चलिए, कौन सा क्षार निकल रहा है, कौन सा आ रहा है, तो हम मानकर चल लेते हैं। चलिए हम मानकर चलते हैं, यहाँ से जो है H निकल गया, H जो है निकल गया, यहाँ मान के चलो कि एक नया जो है T आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला बच्चों, देखो अब जो हमारा रीडिंग होगा तो ये हमारा C का तो C रीडिंग ही होगा, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। अब देखो ये यहाँ से निकल गया तो हमारा अब नया रीडिंग ADR हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ADR हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ADR हो गया, अब देखो ED, अब यहाँ पर नया आ रहा है, T आ रहा है, क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, EDT हो जाएगा, और ये हमारा MAT हो जाएगा, मैट। समझ में आ गया। यहाँ से H निकला तो नया जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा वो क्या होगा, ADR, ठीक है, ADR। फिर हमारा ED, लेकिन यहाँ पर T आ गया तो EDT हो गया, और MAT जैसा था वैसा ही रह गया। तो ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम। तो इंसर्शन और डिलीशन एक साथ हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फ्रेम का शिफ्ट नहीं हुआ है, फ्रेम का शिफ्ट नहीं हुआ है, ना आगे गया है ना पीछे गया है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन तो हुआ है, एक साथ हुआ है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में भी क्या हो जाएगा कि म्यूटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीन जो है क्या कर रहा है, कोडोन बदल रहे हैं। पहले इस तरह का था ये कोडोन का सीक्वेंस, अब इस तरह का हो गया। पहले ये रेड था, अब ये EDT बन गया, ये और ये सेम रह गए। तो कितने दूर में काम हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहीं तक क्या हुआ, बदलाव आया। इधर और उधर बदलाव नहीं होगा, जहाँ इंसर्शन होगा जहाँ डिलीशन होगा उसी के बीच में चेंज आएगा, है ना, उसी के बीच में जो है चेंज आएगा, लेकिन कोडोन में चेंज आएगा, लेकिन ओवरऑल जो है फ्रेम का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। तो इसमें पूरा का पूरा जो है कंप्लीट प्रोटीन में बदलाव नहीं आएगा, मतलब पूरा तरह से कह सकते हैं कि नया नहीं बनेगा। कुछ यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जितना दूर में इंसर्शन और डिलीशन आ रहा है उतने ही दूर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या बदल रहे हैं, एमिनो एसिड बदल रहा है, मतलब प्रोटीन का क्वालिटी बदल रहा है, नया तरह के प्रोटीन का, तो नया तरह का कैरेक्टर का। तो इसको हम कहते हैं एक साथ क्या हो रहा है, इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, जीन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें 2 तरह का चीज़ मैंने आपको बताया, एक पॉइंट म्यूटेशन बिंदु परिवर्तन, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना बच्चों। चलिए, तो आज के इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोजोमीय उत्परिवर्तन के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए और एकदम खुश रहिए।